हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। और पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे लिए, क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स क्या है उसको पढ़ चुके हैं, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसको भी हम लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको सोल्व करवाए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन पहले पढ़ लिया है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेज हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फिर भी कहीं से भी, ऐसा नहीं कि आपने पिछले लास्ट वीडियो में अगर मेरा वीडियो देखा तभी, कहीं से भी आपने अगर ये पढ़ लिया तो कंसेप्ट ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस कंसेप्ट को पढ़िए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके ऊपर भी जी मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी अपन सोल्व करेंगे। और बेसिकली ये जो कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आज का वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल का मतलब आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में एक एंगल बन रहा होगा, पर ये किसके बीच एंगल बनता है और साथ में ये फ्रिक्शन क्यों जुड़ गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे। ये हमारे पास कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट दैट हैव m मास, ओके। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहता है, किस डायरेक्शन में, यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है वो चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव करूँ। हमने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करना चाहता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे मुझे ये बताओ कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे। अभी तक ये बताना आपके लिए बहुत कोई बड़ी बात है नहीं। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स, भाई ये सरफेस, इस पे कौन कौन से फोर्स लगा रही होगी। ये जो सरफेस है ना, तो यहाँ पे देखो एक फोर्स, तो ये सरफेस कॉन्टैक्ट, जब जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये और ये जो सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो सरफेस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, याद कर लो, नॉर्मल फोर्स है ना। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स है ना। ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स अगर ये मूव करना चाहेगा, बात ध्यान रखना, अगर ये मूव करना चाहेगा तो एक फोर्स और लग रहा होगा जो कि यहाँ पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। भाई ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन को कैसे भूल गए, फ्रिक्शन का कंसेप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं भाई। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस और लगाएगी एक फ्रिक्शनल फोर्स, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि यहाँ पे होंगी इरेगुलरिटीज ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट की सरफेस के अंदर, और जो ये सरफेस है इसके अंदर, तो इरेगुलरिटीज होंगी। तो यहाँ पे इस अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ पे वर्क करेगा। लिख देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है और ऊपर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। अब ये दो फोर्स लग रहे हैं, मास तो हमारा एक ही है, इस पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इनका रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा बीच में। रिजल्टेंट फोर्स तो आपको पता ही है, बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, इसका अपन एक ये सेंटर मान लेते हैं ना, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, इसको अपन मान लेते हैं आर। आपको पता है पहले से कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है, बीच में, सीधी सी बात है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और इनका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, आर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। इसको आप बोलेंगे रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे इसको आप, आर क्या है हमारा, आर इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी तक जो मैंने कहा वो आप समझ पाए। मैंने बहुत छोटी सी सिंपल सी बात कही। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा था जिसका मास m है, और इस m मास के ऑब्जेक्ट पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरफेस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो। एक तो सरफेस नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, आप कहोगे सर ये मास है ना, ये भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा सरफेस पे। बिल्कुल लगा रहा है, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, लगा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो केवल इस मास की बात करें कि मास पे सरफेस कौन से फोर्स लगा रही है। एक तो नॉर्मल फोर्स, दूसरा जब ये मास आगे की तरफ मूव करना चाहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, डेफिनेट सी बात है, जो आप देख पा रहे हो। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना,
और ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उनका रिजल्टेंट है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा है और जो ऊपर एन फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, उन दोनों का रिजल्टेंट आर ये फोर्स है, और ये जो आर है इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे थे ना हम तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो एंगल है इसको आप मान लो एंगल थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये प्लेन है ना, ये प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल वर्क करता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को भी चलो छोड़ो, ये आप देख पा रहे हो बीच में ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच जो एंगल वर्क करता है किसी सरफेस के लिए, कब ये कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, यानी ऑब्जेक्ट अभी क्या करना चाहता है कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन करना चाहता है, ऑब्जेक्ट इज नाउ इन द सिचुएशन जस्ट अबाउट टू मूव, बस ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने ही वाला है, ये सिचुएशन है यहाँ पे, जस्ट अबाउट टू मूव है ना, जस्ट अबाउट टू मूव। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता था, आप नॉर्मल देखो नॉर्मल, और जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, रिजल्टेंट किसका किसका है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स का और एक इस नॉर्मल फोर्स का, ये जो बीच का रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट के और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की आप एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन और भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, अगर यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन आप यहां से दे सकते हो, क्या फ्रिक्शनल क्या है, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके लिए देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ये है हमारा, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समझ पा रहे हो, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो वर्टिकल कंपोनेंट है, बात समझ आ रही है ना। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या बोला मैं, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, अरे यार ऐसे सीधे चलते हो तो हॉरिजॉन्टल, ऊपर की तरफ जाते हो तो वर्टिकल, और मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट भी इसको कहा जाता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। बढ़िया है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आप कह सकते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। आसान है, बहुत इजी है यार, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। नई डेफिनेशन आपको मिल गई है ना, ये बहुत एडवांस डेफिनेशन एक तरह से आप बोल सकते हो। नॉर्मल फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, एक प्रॉपर्टी है जो अपोज कर रही है एक ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसको फ्रिक्शनल फोर्स आप बोल रहे हैं, पर ये एक एडवांस डेफिनेशन है। ऐसा बोलोगे तो टीचर को ये पता चलेगा, ऐसा लिखोगे तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को कुछ ना कुछ आता है ना, ये ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करता। देखो तो मैंने क्या बोला आपको शुरू में, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है, उसके बीच रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स के और नॉर्मल के या फिर इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बीच जो एंगल है उसको अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर है। मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज अभी वर्क कर रहे हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं टेन थीटा निकाल लूंगा। तो यहाँ से देखो टेन थीटा, अपन टेन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा कैसे निकालें, आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो इसको मैं उठा के यहां शिफ्ट कर रहा हूं, बहुत आसान है। इसको मैं उठा के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। वेक्टर्स की शिफ्टिंग तो अलाउड है, अरे है ना, बहुत की यार हमने वेक्टर्स जब पढ़ा है ना। तो यहां से आपने उठा के इस वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, बस इतना ही खेल किया आपने। अब ये क्या है आपका, ये आप इसको बोल दो भाई मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट, पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, जब आपका एक ऑब्जेक्ट मूव करने ही वाला है उस टाइम उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स
मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। भाई सरफेस से जितना फ्रिक्शन लग रहा है, समझ पा रहे हो, सरफेस से जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा? उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा आपका। क्लियर? अच्छा, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने इसको बोला था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये क्या है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में जो आप देख पा रहे हो ना, जो लग रहा है वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ एल क्या है? ये एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? ये जो मैंने इसको उठा के यहाँ पे इधर रखा है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया हमारा। अच्छा, ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्मल फोर्स है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यार ये एक ट्रायंगल बन गया है कुछ इस तरह का? देखो ये एक ट्रायंगल बन गया है, ऐसा एक ट्रायंगल नहीं बन गया। तो इसकी ये जो साइड है ये तो हमारे पास क्या हो गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये वाली जो साइड है वो क्या हो गई? नॉर्मल फोर्स। और अपने को ये वाली साइड निकालनी है, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, ये वाली साइड भी है हमारे पास, ये हमारा आर है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को एंगल निकालना है थीटा। थीटा कहाँ है? ये है, ये अपना थीटा है एंगल, और ये अपने को निकालना है। तो मैं टेन थीटा निकालना चाहता हूँ, और आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ये होता है। तो ये साइन फिर कोस और फिर टेन, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? देखो परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या हो जाएगा? 90 एंगल तो ये बन रहा है ना, तो एफ एल और यहाँ पे देखो एन, एफ एल अपॉन एन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन अपॉन एन, ये हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार यहाँ तक। अच्छा, एफ एल कैसे निकालोगे? ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि एफ एल का फॉर्मूला क्या है, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था म्यू एन। अब आपने बोला था सर यहाँ पे तो ना 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 म्यू एस आता है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, जो कॉन्फिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता है ना म्यू एस। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको केवल म्यू देख के रखता है, तब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्फिशिएंट भी यही रखना होता है और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्फिशिएंट भी आपको यही रखना होता है। तो चाहो तो आप यहाँ पे म्यू एस एन लिख दो। पिछले वीडियो में बताया था सर आपने, तो आप अपनी बात से ऐसे पलट नहीं सकते। मैं नहीं पलट रहा भाई, आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, अब देखो एफ एल की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई? म्यू एन। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? म्यू एन अपॉन में क्या हो गया? एन। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, बड़ा ही आसान है। एन से एन, ये लो, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू बच गया हमारे पास म्यू, और ये म्यू क्या था? म्यू एस, म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको लगा देते हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो म्यू है भाई चलने वाला है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जब मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। पिछला वीडियो देख लो यार एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था, है ना। अब यहाँ से देखो थीटा, हमें तो थीटा निकालना है। थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स और म्यू एस। सिंपल है, इस एस को थोड़ा छोटा लिखता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू थीटा की, और ये थीटा नहीं आया हमारे पास। अभी क्या बोल रहे हो सर? अभी तो बोल रहे थे थीटा आ गया। अरे थीटा आया मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये म्यू अवेलेबल हो, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कॉन्फिशिएंट अवेलेबल हो, तो सीधा आप 10 के लिए उसकी वैल्यू रख दो, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। आसान है ना। अच्छा, नहीं है अगर, तो आप फिर ये निकालो, नॉर्मल फोर्स निकालो, इसकी वैल्यू रखो। क्या हम आपको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन करवा के जाएंगे। एक क्वेश्चन बढ़िया करेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल्स जरूरी है लेने, है ना। देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप राइट डाउन जरूर कर सकते हो। सो क्वेश्चन इज, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u, एक ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर टाइम t। देखो क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद ये रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बिफोर स्टॉप्स। जब ये रुकेगा ना उससे पहले जस्ट मतलब उसी टाइम पे आपको क्या करना है, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है?
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम में। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्सलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। लेकिन पहले हम फोर्स को कैलकुलेट तो करें कि इस पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो इतना आसान नहीं होगा। वैसे है इजी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका FBD बनाए, ये मास है हमारा, तो नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा इसके वेट के बराबर, मास इनटू ग्रेविटेशन, ये वेट का फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने, अच्छा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो आप ऐसा मान के चलो कि इस डायरेक्शन में अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं तो इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स और वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, डेफिनेट सी बात है ना। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो वर्क कर ही रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, इस सरफेस से जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, उसको अपन मान लेते हैं एफ के। कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट शांत होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट अबाउट टू मूव होता तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन, पर यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, वैसे पिछले वीडियो में पूरा बताया, तो मूव करने लग जाता है तो फ्रिक्शन होता है, वो कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस ऑब्जेक्ट की अपन बात करें, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चल रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो u थी। कुछ टाइम के बाद जब ये रुका तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और टाइम इसने कितना लिया, ये इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, टाइम इसने लिया t। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। हमें यहाँ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m। तो भाई टोटल फोर्स इस पर कितना वर्क कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, टोटल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। एक तो फोर्स देखो, ऊपर की तरफ कोई मोमेंट नहीं हो रहा, नीचे की तरफ कोई मोमेंट नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस से हमें कोई लेना देना नहीं। मोशन हो रही है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन को ईस्ट, तो इस डायरेक्शन को आप लेंगे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन को आप क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है ये बात आपको। मोशन उस डायरेक्शन में हो रही है तो आप इसको आप ईस्ट लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसको आप नेगेटिव लेंगे, मतलब जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, F लगा रहे हैं, इसको आप F1 मान लेते हैं, चलो F1 फोर्स लगा रहे हैं, तो लिखो F1 फोर्स आपका पॉजिटिव होगा तो F1। लेकिन एक फ्रिक्शनल फोर्स और काम कर रहा है, वो कितना कर रहा है, F के, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक इनटू में नॉर्मल फोर्स, ये होता है। नॉर्मल फोर्स यहाँ से mg के बराबर होगा। यार ये तो दिख ही रहा है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ऊपर जितना नीचे भी उतना, ना ऊपर ऑब्जेक्ट गया ना नीचे ऑब्जेक्ट गया, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, mg के बराबर होगा। अब ये बात मुझे आपको बार बार रिपीट नहीं करने की ज़रूरत होनी चाहिए, ये फोर्स हमारा mg है और कैसे है अब आपको पता है, ये बात है ना। देखो अब इसके लिए क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा ही, देखो डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, F इक्वल्स टू यहाँ से लिखा जा सकता है सिंपल, जो फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, F नेट अपॉन में मास, एक्सेलरेशन तो वही होता है। F1 तो ऐसे का ऐसे, अब क्वेश्चन में आपको F1 की वैल्यू कुछ भी 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन जितना आप इस पे लगा रहे हो, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स आप यहाँ से लिख सकते हो म्यू के, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, और इनटू में क्या लगाना आपको, नॉर्मल, और नॉर्मल है वो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के और इनटू में होता है नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास आ गई है mg, तो यहाँ पे आप इसको लिख दो mg, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, एक इक्वल्स टू ये लिख दो यार, बस सिंपल है। ये हमारे पास फोर्स आ गया है और फोर्स ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद तो चाहे आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो या जो मर्जी निकाल लो यार, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में सारी वैल्यूज आपको दी हुई होती है। एक्सेलरेशन आ गया अब आपके पास, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास F कितना आ गया, ये है हमारे पास F1 माइनस और क्या हो जाएगा, म्यू के mg, म्यू के mg अपॉन यहाँ पे क्या है, मास m, एंड दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन।
अगर यहाँ पे F1 की वैल्यू हमारे पास होती, कॉन्फिशिएंट हमारे पास होता, मास हमारे पास होता, ग्रेविटेशन तो हमारे पास है ही 10 मान लो इसको, और तो फिर हमारी ये जो वैल्यू है ना वो आ जाती है। अच्छा M से M काट दो, यहाँ जो कट रहा है काट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप, सॉरी फॉर इट, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ इधर वाले में M है नहीं, है ना। तो ये आपके पास एक्सलेशन आ जाएगा। ओके, तो ये है सिंपल, ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन। ओके, जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है ना तब की बात है ये एक्सलेशन, नहीं तो फिर हम नॉर्मल क्या करते हैं, एक्सलेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, और वो करते ही हैं जितना फोर्स लगा है ना, और अपॉन में ऑब्जेक्ट का जितना मास है वो सब हम करते हैं। पर यहाँ जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है तब ऐसा आप राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट्स टू मूव फॉर ए गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दिया है, ये ब्लॉक है ना, M मास का ब्लॉक है, मास दिया है √3 kg। ये ब्लॉक स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट्स टू मूव होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, पर नॉट स्टार्ट्स टू मूव, ये ब्लॉक स्टार्ट नहीं होगा मूव करना। तो मैक्सिमम फोर्स कितना है, लिमिटिंग फोर्स पूछ रहा है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ठीक समझे आप, और वही पूछ रहा है, और वही हमें को यहाँ से, और वही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। एंगल दे रहा है आपको, देखो ये एंगल दे दिया है, ये फोर्स है ना कितने डिग्री एंगल पे लग रहा है। अच्छा, यहाँ से आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है, तो क्या हम इस वेक्टर को यहाँ से आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते? F एक वेक्टर क्वांटिटी ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपको देख के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कोई बात नहीं, अपन इसको सीधा कर देते हैं, अगर होगा तो हमसे, है ना। ये लो, ये हमने इसको सीधा कर दिया थोड़ा, और आगे हम इसको ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल, देखो मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, जो एंगल यहाँ पे इस पॉइंट से जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा वो कितना होगा, यहाँ पे अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी देखो, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊँ, ये लाइन खींचूँ, ये सामने वाला एंगल भी कितना होगा, सेम एंगल होगा। समझ पा रहे हो आप, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहाँ से ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इस फोर्स के F वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप वो लेते हो, देखो 60 डिग्री वाला, तो इधर एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो वो जहाँ पे थीटा होता है उधर कोस थीटा आता है, तो ये हो गया F कोस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। इसी को अपन यहाँ पे नीचे की तरफ एक कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास, और क्या हो गया, F साइन 60 डिग्री, ये कंपोनेंट हो गया। इसका मास अपने पास कितना दिया है, √3 kg, पर उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इसको मूव करना चाहते हैं, लेकिन मूव होना नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो। तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर ही रहा है, यहाँ पे सरफेस के थ्रू एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर ही रहा है, और वो मैक्सिमम कितना होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। FL इसको ले रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं, इसके बराबर है, डेफिनेट सी बात है। ये हमारे पास है सिचुएशन, हम इसका FBD अगर ड्रा करें तो ये मास हमारे पास, ये जो ब्लॉक है ना, ये हमारे पास इसका मास कितना है, √3 kg। यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इसका मास है ना वो हमारे पास कितना है, √3 kg, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक है, इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सरफेस भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, ऊपर की तरफ ये सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, डेफिनेट सी बात है। और नीचे की तरफ एक mg फोर्स भी काम कर रहा होगा, वो इसमें लगा दूंगा ना। देखो नीचे की तरफ इस पर एक तो फोर्स लग रहा होगा इसके वेट के बराबर, तो इसको मैं लिख दूँ √3g, अरे यार मास इंटू ग्रेविटेशन mg। अच्छा, नीचे की तरफ एक फोर्स और लग रहा है, F साइन 60, F साइन 60। ऊपर की तरफ देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये हमने लिखा नॉर्मल फोर्स n, एक फोर्स और लग रहा है जो क्या है अपने पास, F cos 60,
ओके, ये आप सिचुएशन देख पा रहे हो ना, आप फोर्स कहाँ से लगा रहे थे, आप ऐसे लगा रहे थे, ये ब्लॉक रखा था, आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे थे डाउनवर्ड, पर हमने फोर्स लग पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में रहा। आप देखो इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, यार वेक्टर पढ़ चुके हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो, क्या मैं नॉर्मल के इक्वल क्या लिख सकता हूँ भाई, ये ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ भी मूव करे। अच्छा, एक फोर्स और है इस डायरेक्शन के अंदर, एक फोर्स और लग रहा है, वो तो अभी हमने लिखा ही नहीं ना, ये फोर्स लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, तो एफ एल। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला सभी को पता ही है आपको, क्या होता है, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपके पास होता है म्यू, ये तो कॉन्फिशेंट हो गया ना, कॉन्फिशेंट और इनटू में नॉर्मल, तो इसको सीधा मैं म्यू एन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू एन, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं करी हमने, एफ कोस 60 तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सही बात है, सॉरी फॉर इट, एफ कोस 60 तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है एफ कोस 60, सॉरी फॉर मिस्टेक, है ना। अब देखते हैं नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहाँ पे आप लिख दो नॉर्मल इक्वल्स टू, एक तो √3g, √3g, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास √3g। अच्छा, ऊपर f प्लस एफ साइन 60, एफ, अच्छा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे लिख दो f √3/2, ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अच्छा, इधर से आप क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट मूव तो किया ही नहीं यार, कह रहा है क्वेश्चन में कि मूव करने तक मैक्सिमम फोर्स निकालो आप, तो ठीक है ना। तो हमने ऊपर ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होगा। अच्छा, इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर होगा, तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से अपन लिखेंगे म्यू एन, है ना, आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, म्यू एन, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से ये एफ कोस 60, एफ कोस 60 डिग्री इसके बराबर है। अच्छा, म्यू एन की वैल्यू, म्यू एन छोड़ो, एन की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में एन की वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे रखते हैं अपन साइड में, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये एफ कोस 60 है, तो इसको मैंने लिखा एफ कोस 60, देखते जाना जो जो कर रहा हूँ, एफ कोस 60 को उठा के रख दिया, इक्वल्स टू म्यू एन है, इक्वल्स टू म्यू, ये हमने रखा। और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल की वैल्यू तो ये है √3 प्लस एफ √3/2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ √3g प्लस एफ √3/2, है ना, एफ √3/2, यही तो वैल्यू है, आप देख पा रहे हो ना भाई। एफ कोस 60 मैंने यहाँ से उठा के ऐसे कैसे रखा, म्यू को रख दिया और एन की वैल्यू यहाँ पे रख दी। इसको सोल्व करो, एफ कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट इस इक्वेशन में इसको कर देते हैं ना, तो एफ इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 इक्वल्स टू म्यू, ऐसे कैसे, वैल्यू है क्या कुछ म्यू की हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर है क्या कुछ वैल्यू, यहाँ पे कहीं देखो ये रहा, म्यू की वैल्यू ये दे रखी है 1/2 √3, क्वेश्चन में दी हुई है, तो म्यू की वैल्यू अपन रखते हैं 1/2 √3, अच्छा इंटू में √3g प्लस क्या है एफ √3/2, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर दो भाई, √3 से √3 कैंसिल आउट हो ही रहा है। यहाँ पे देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये क्या 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ पे इस कैल्शियम लोगे तो 2 ही आएगा और ये 2 ही है। अब डायरेक्टली इसको जोड़ के रख दो, तो एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ से तो बचेगा जी, यहाँ से क्या बचेगा जी, तो ये हमने रखा जी प्लस यहाँ से क्या बच गया एफ √3, एफ √3 तो नहीं बचना चाहिए, ये तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे f इंटू 1/2, ठीक है, चलो यहाँ तक सब ठीक था। यहाँ पे हमने करी मिस्टेक, यहाँ पे एक ब्रैकेट आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आना चाहिए था। ये म्यू के एन तो मल्टीपल में है ना, पूरा एन मल्टीपल में है, मैंने अकेला इसके मल्टीपल में कैसे रख दिया, तो यहाँ से ये √3 भी कैंसिल आउट होगा, तो अब यहाँ से बचेगा f/2, अच्छा f ये पहले कैंसिल आउट हो चुका, तो g प्लस एफ केवल ये बचेगा हमारे पास, और फिर ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 ऐसे कैसे रहेगा, इसको सोल्व करके देख लेना आप आराम से, रफ नोटबुक में लिख के उसको सोल्व करके देख लेना, यही सब आएगा ना।
तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा F/2। ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा ना, ब्रैकेट के अंदर आ गया तो इसका एलसीएम हो गया, एक 2 से एक 2 ही कैंसिल आउट होगा, वो तो मल्टीपल में है। हाँ प्लस में होता तो कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 एलसीएम लोगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा देखो g 2g प्लस f, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2g और g की वैल्यू आपको पता ही है 10, तो 2 × 10 और यहाँ पे अपन क्या करते हैं देखो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिस इज आंसर। अगर कुछ कन्फ्यूजन है देखो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, हमने इस पे देखिए कौन कौन से फोर्स, ये फोर्स लग रहा था, हमने इसको आगे शिफ्ट किया, इसका एक कंपोनेंट ये है, एक ये है, ये सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है, उसके वेट के बराबर फोर्स नीचे mg लगी रहा है ना, जो कि हमने यहाँ पे इसका FBD बनाया। उसके बाद फिर हमने नॉर्मल के इक्वल टू ये दोनों फोर्स रखे और इस फोर्स के इक्वल ये फोर्स रखा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अपने को फाइंड आउट क्या करना था, F लिमिटिंग फाइंड आउट करना था, ये वाला है ना, ये वाला फोर्स अपने को F लिमिटिंग फाइंड आउट करना था। ये F एक तरह से ये फोर्स कितना लगा इस पे, है ना, मैक्सिमम फोर्स जब तक ये मूव ना करे। तो यहाँ पे F की वैल्यू देखो, आपने यहाँ पे इसको सोल्व किया और उसके बाद F = g + F/2 और F = 2g और g की वैल्यू 10 हमने ली, F = 20 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। इजी है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में एक क्वेश्चन आपसे और भी कई बार पूछा जाता है कि विच इज इजियर टू पुश और पुल। पुश करना एक ऑब्जेक्ट को या पुल करना क्या आसान है? आपको पता है कि जब आप पुश करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है भाई। आपको पुश करना है तो एक सरफेस है वो फ्रिक्शन फोर्स लगा देते, पुल करना आसान है, खींचना आसान है। तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना ईजी है और पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट, उसके लिए भी आप कंसेप्ट को ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। फ्रिक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3rd पार्ट आएगा इसका जल्दी ही। और अगर यहाँ पे कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फ्रिक्शन में ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।